नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। ईदगाह मैदान में लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर बवाल क्यों खड़ा हो रहा है? दिल्ली में तनाव बढ़ा देने वाले व्हाट्सएप मैसेज किसने भेजे? बिहारी लड़कों के साथ बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि लालू यादव को ममता बनर्जी को फोन करना पड़ गया? आज इसका चैप्टर सबसे पहले खोलूंगा। इसके अलावा लेबनान में इजरायल के जासूसों का धमाका, भारत में भी घुसे बैठे हैं क्या जासूस? आपके हमारे बीच मौजूद पाकिस्तानी जासूसों को बेनकाब करने वाला चैप्टर आज खोलूंगा। भारत के उस तूफानी जासूस की कहानी बताऊंगा जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। जो काम तोप गोले मिसाइल न कर पाए वो काम महिला जासूस ने कैसे कर दिया वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा योगी अखिलेश के सियासी घमासान में लंगड़े भेड़िए की एंट्री क्यों हो गई? ड्रोन कैमरा और शूटर देखते रह गए, भेड़िया 2 बच्चों पर अटैक करके चला भी गया। इसकी खबर के साथ आपको गेमिंग ऐप पर 96 लाख हारने वाले वायरल लड़के की वायरल कहानी सच्ची निकली या झूठी, इसके बारे में बताऊंगा। ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में पब्लिक से लेकर सरकार तक की जेब को क्या झटका लग रहा है, इसका चैप्टर खोलूंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। हरियाणा की चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि क्या राहुल गांधी एमएसपी का पूरा मतलब भी जानते हैं? अमित शाह ने कहा कि किसी एनजीओ ने राहुल बाबा से बता दिया कि एमएसपी के नाम पर उन्हें हरियाणा में वोट मिलेगी, इसलिए वो इसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एमएसपी का मतलब भी राहुल गांधी नहीं जानते। दिल्ली नगर निगम में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की आखिरी सीट बीजेपी ने जीती है। बीजेपी पार्षद सुंदर सिंह को 115 वोट मिले। स्टैंडिंग कमेटी की 18वीं और आखिरी सीट पर चुनाव हुए और इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया, जिसके बाद एलजी के निर्देश पर एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में चुनाव कराया गया। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत हासिल कर लिया। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव को अवैध बताया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। गिरिराज सिंह के सांसद प्रतिनिधि को पाकिस्तानी नंबर से फोन कॉल आया जिस पर यह धमकी दी गई। बिहार पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में एनएसयूआई के लोकेश चौधरी पर हंगामे और मारपीट का आरोप लगा है। लोकेश चौधरी डूसू चुनाव में एनएसयूआई के जॉइंट सेक्रेटरी के पद के उम्मीदवार हैं। बताया जा रहा है कि अपने समर्थकों के साथ लोकेश चौधरी ने इलेक्शन रूम में घुसने की कोशिश की और जब इलेक्शन इंचार्ज प्रोफेसर अनुपम झा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट की गई। उज्जैन में भारी बारिश की वजह से महाकाल मंदिर के पास बनी एक दीवार मिट्टी में धंसने की वजह से गिर गई। यह दीवार महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 के पास बनी थी। दीवार के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। तो दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास। ईदगाह मैदान में लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर बवाल क्यों खड़ा हुआ है? दिल्ली में तनाव बढ़ा देने वाले व्हाट्सएप मैसेजेस किसने भेजे हैं? बिहारी लड़कों के साथ बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि लालू यादव को ममता बनर्जी को फोन करना पड़ा? सबसे पहले इसका चैप्टर। वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने इस देश को इस तरह से तबाह कर दिया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जा रहा है। उनकी मूर्ति लगाने के विरोध में कानूनी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, जबकि रानी लक्ष्मीबाई वो वीरांगना है जो 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने वाले हमारे नायकों में से एक थी। यह वो लड़ाई थी जो झांसी की रानी के साथ मिलकर बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, तात्या टोपे जैसे लोगों ने लड़ी थी। तब किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध देश की राजधानी में होगा, दिल्ली में होगा, और उन्हें भी हिंदू मुसलमान की बहस में खींच लिया जाएगा। आज हालात ऐसे हो गए कि लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने पर दिल्ली में भयंकर विवाद हो गया। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के विरोध में हाईकोर्ट में केस लड़ा जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के विरोध में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का डर सताने लगा है। उनकी मूर्ति के विरोध में लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। कुछ लोग रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को एंटी मुस्लिम कदम बता रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति जिस इलाके में लगनी है वहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की वजह से भारी संख्या में फोर्स लगानी पड़ी।
रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप सोचिए, रानी लक्ष्मीबाई तो भारत के इतिहास के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक, भला उनकी मूर्ति लगाने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? और इतनी क्या दिक्कत हो गई कि कोर्ट में जाना पड़ जाए, भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़े। मतलब गजब ही चल रहा है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में रानी लक्ष्मीबाई को भी हिंदू आइकॉन बना दिया गया और मुस्लिम संगठन उनकी मूर्ति लगाने के विरोध में कोर्ट चले गए। कोर्ट भी मूर्ति के विरोध में दी गई सांप्रदायिक दलीलों को सुनकर हैरान रह गया। कोर्ट ने जबरदस्त क्लास लगा दी, मुस्लिम संगठन से माफी मांगने के लिए कहा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट में तो कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। बाहर सड़क पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है और अब विरोध इतना बढ़ गया कि दिल्ली के सदर बाजार इलाके में शाही ईदगाह पार्क में जहां मूर्ति लगी थी, वहां मूर्ति को स्थापित करने के काम को एमसीडी ने रोक दिया। मूर्ति को ब्लू शीट से कवर किया गया है। काम क्यों रोका गया, इसकी कोई स्पष्ट वजह एमसीडी नहीं दे पा रही। इलाके में बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान गश्त लगा रहे हैं। आप देखिए दिल्ली में क्या माहौल हो गया है। फिर आपको बताऊंगा कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर कैसे भड़काया जा रहा है, कौन भड़काऊ मैसेज भेज रहा है और कोर्ट में कैसी कैसी दलीलें दी गई हैं कि भाई ईदगाह मैदान के इस क्षेत्र में ये रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति क्यों नहीं लगनी चाहिए। पहले रिपोर्ट देखिए। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगने को लेकर जो विवाद हो रहा है, उसके मद्देनजर आज भारी पुलिस बल तैनात किया गया और आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, जिसमें ज्वाइंट सीपी, डीसीपी रैंक के अधिकारी मौके पर हैं, उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की यहाँ तैनाती की गई है। पूरी जो सड़क है उस पर दोनों तरफ बैरिकेड किए गए हैं, क्योंकि कल देर शाम देखा गया था कि यहाँ पे अचानक से मुस्लिम पक्ष की भीड़ इकट्ठी हुई थी और यहाँ पर उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की थी। अभी नहीं पता है, मतलब जब तक अगला आदेश नहीं आएगा तब तक काम रुकेगा। बिल्कुल। तो सर आप कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं? एमसीडी से आए। तो देखिए ये एमसीडी की टीम यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर जो काम है उसको रुकवा दिया गया है और इन्होंने कहा है कि जब तक आदेश नहीं आता अगला तब तक रुकवाया जाएगा और ये काम नहीं किया जाएगा। लेकिन सर ये कोर्ट का आदेश है रुकवाने का या किसका आदेश है? ये मुझे नहीं पता। अभी मुझे ऊपर से आदेश मिला है अपने अफसरों से कि फिलहाल काम को रुकवाना। दरअसल आज दिल्ली पुलिस को इतनी सुरक्षा इसलिए बढ़ानी पड़ी क्योंकि कल शाम को अचानक दिल्ली के शाही ईदगाह इलाके में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होने लगे, जमकर नारेबाजी होने लगी। पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा। एक बार देखिए कल रात को दिल्ली के सदर बाजार में शाही ईदगाह इलाके में कैसा माहौल हो गया था। शाम की नमाज पढ़ने के बाद कुछ लोग यहाँ पहुंचे, भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ ने जोरदार यहाँ पर नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद से पुलिस ने जो तमाम जो भीड़ लगाने वाले लोग थे, पुलिस ने उन्हें यहाँ से हटाया और यहाँ पर पूरे इलाके पे उन्हें अपना काबू पाया। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस लगातार छानबीन कर रही है कि आखिर वो कौन उपद्रवी लोग थे जो यहाँ पहुंचे, नारे लगाने लगे। यह भी बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यह मैसेज फैलाया गया था कि शाही ईदगाह पार्क जो है वहां पे लोगों को पहुंचना है। सवाल यह है कि कल शाम को अचानक दिल्ली के शाही ईदगाह इलाके में इतनी भीड़ बढ़ कैसे गई, जब एक दिन पहले ही हाईकोर्ट ने मूर्ति का विरोध करने पर फटकार लगाई थी। इसके पीछे एक बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। आरोप है कि व्हाट्सएप पर कुछ भड़काऊ मैसेज वायरल होने लगे। एक मैसेज में दिल्ली की शाही ईदगाह की तस्वीर लगाकर लिखा गया कि जस्टिस ऑफ शाही ईदगाह नियर फिल्मिस्तान। मैसेज में 26 सितंबर की शाम 4 बजे का वक्त दिया गया। आगे लिखा था कि भाइयों और बहनों एक साथ आइए, आज इंशाअल्लाह सबको पहुंचना है। और यह भी लिखा था कि इस पोस्ट को आगे ज्यादा से ज्यादा भेजो और शेयर करो। दूसरे मैसेज में भी शाही ईदगाह की तस्वीर के साथ लिखा गया, कल शाम 4 बजे से प्रदर्शन। तीसरा मैसेज तो काफी भड़काऊ था। उसमें लिखा था कि मुसलमानों अब भी नहीं उठे तो कब उठोगे, अभी नहीं लड़े तो कब लड़ोगे, तुम कब तक चुप बैठोगे। फिर लिखा गया कुरैश नगर ईदगाह के लिए प्रदर्शन करो, अब नहीं बोले तो नमाज की इजाजत लेनी पड़ेगी ईद पर, शर्म करो, क्या मुंह दिखाओगे खुदा को। यानी एक तरह से यह भड़काऊ मैसेजेस फैलाए जा रहे थे कि शाही ईदगाह इलाके पर कब्जा करने की साजिश हो रही और मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। अब पुलिस इन भड़काऊ मैसेजेस को भेजने वालों की तलाश कर रही है। आप सोचिए कि साजिश इतनी गहरी है कि मुस्लिम समुदाय को उस मामले में भड़काया जा रहा है। वहां तनावपूर्ण माहौल बन रहा है, जिस मामले में धर्म का दूर दूर तक कोई एंगल भी नहीं है। ना ही ईदगाह की जमीन पर कब्जे की कोई बात है। जहां मूर्ति लगनी है वो डीडीए की जमीन है। इस बात को खुद हाईकोर्ट मान चुका है। हाईकोर्ट से मूर्ति लगाने की इजाजत भी मिल चुकी है। उसके बावजूद मूर्ति लगाने का ऐसा विरोध हुआ कि काम रोकना पड़ा।
रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को तिरपाल से ढकना पड़ गया। मूर्ति लगने के काम को फिलहाल रोक दिया गया है। क्यों रोका गया, इसकी वजह भी साफ नहीं बताई जा रही। मामला अभी कोर्ट में है, अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। लेकिन इस मामले में अभी तक कोर्ट में जो हुआ है आपको वो भी जान लेना चाहिए। दरअसल नॉर्थ दिल्ली के सदर बाजार में शाही ईदगाह मस्जिद है। मस्जिद के बगल में एक पार्क है जहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगनी है। लेकिन इस मूर्ति के लगने का विरोध करते हुए शाही ईदगाह कमेटी कोर्ट पहुंच गई। शाही ईदगाह कमेटी मस्जिद का मैनेजमेंट देखती है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। कुछ दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यह तर्क कि ईदगाह की दीवार के अंदर आने वाली पूरी जमीन शाही ईदगाह की है, यह तथ्य ही गलत है और गैरकानूनी है। कोर्ट ने कहा कि यह तथ्य सही है कि ईदगाह की बाउंड्री के अंदर के ओपन ग्राउंड और पार्क डीडीए का है, क्यों नहीं लगेगी मूर्ति। कोर्ट के इस फैसले के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगने का रास्ता साफ हुआ और जैसे ही कोर्ट की हरी झंडी मिली वैसे इस मामले में हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की साजिश शुरू हुई कि भाई देखो ईदगाह की जमीन थी, वहां पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लग रही है तो क्या हो गया। भड़काऊ मैसेज वायरल किए जाने लगे। इस बीच फैसले के खिलाफ शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी ने रिव्यू पिटीशन डाल दी और मामला दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी बेंच के पास चला गया। अच्छा, आप कमाल की बात देखिए, ईदगाह अगर की जमीन है तो वहां 1 इंच मूर्ति लगाने के लिए कोई जगह छोड़ने को तैयार नहीं। और इसी देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर कहा जाता है कि जो बड़े बड़े मंदिर तोड़कर वहां पर जो है वो अलग स्मारकें बनाई गई, मस्जिद बनाई गई, दूसरी चीजें बनी गई, वो मंदिर जो है वो हिंदू को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने शाही ईदगाह कमेटी की अर्जी देखी, हाईकोर्ट भड़क गया। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी देते हुए कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय गौरव है भाई, और इतिहास को सांप्रदायिक राजनीतिक आधार पर बांटना नहीं चाहिए। हाईकोर्ट ने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि कोर्ट के जरिए सांप्रदायिक राजनीति खेली जा रही है। आप इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे एक धार्मिक मसला है, लेकिन यह कानून और व्यवस्था की स्थिति है। झांसी की रानी की प्रतिमा होना गर्व की बात है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आपके पास एक मुद्दा है। झांसी की रानी धार्मिक रेखाओं से परे होते हुए राष्ट्रीय नायक की तरह है। याचिकाकर्ता सांप्रदायिक रेखाएं खींच रहा है। कोर्ट ने पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश के लिए ईदगाह समिति की निंदा की और आदेश दिया कि वो अपने आचरण के लिए गुरुवार तक माफी मांगे। दरअसल हाईकोर्ट को यह फटकार इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि शाही ईदगाह समिति ने अपनी अर्जी में तर्क दिया था कि मूर्ति लगाने से कम्युनल टेंशन बढ़ जाएगी। कोर्ट की फटकार के बाद समिति के वकील ने बिना शर्त माफी मांग ली और अपील वापस लेने की इजाजत मांगी। हाईकोर्ट में मामले की आज होने वाली सुनवाई 1 अक्टूबर के लिए टल गई। इस मामले में कुछ लोग शाही ईदगाह के पक्ष का बचाव करते हुए यह तर्क दे रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से किसी को परेशानी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस जगह पर नमाज और इबादत होती है इसलिए वहां पर मूर्ति लगाना सही नहीं है। कुछ लोग इसे शुद्ध रूप से जमीन का विवाद बता रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि यह जमीन वक्फ की है और वक्फ ने इसे डीडीए को दिया है, इस पर आखिरी हक वक्फ का है, इसलिए यहां क्या और कितना निर्माण होता है इस पर फैसला वक्फ बोर्ड लेगा। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मूर्ति लगाने के बहाने डीडीए ईदगाह कमेटी की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। शाही ईदगाह कमेटी ने कोर्ट में 1970 के दस्तावेज दिखाकर यह दावा किया कि जमीन उनकी है, लेकिन ये सारे तर्क हाईकोर्ट में चले नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि आप लोग सांप्रदायिक रेखाओं के जरिए विभाजन मत कीजिए, आपकी सलाह ही विभाजनकारी है। अगर जमीन आपकी है तो खुद मूर्ति स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए था आपको। यही बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कही। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि चाहे मंदिर की जमीन हो या ईदगाह की, अगर लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं तो क्या भारत में औरंगजेब की मूर्ति स्थापित होगी। लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जमीन किसी की भी हो, अगर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लग जाएगी तो तूफान क्या खड़ा हो रहा है। जो लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं या इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल तलाश रहे हैं, उन्हें यह बात भी समझनी चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ उनके सेना के 2 कमांडर खुदा बख्श और गुलाम गौस खान की भी मूर्ति लगनी है। दोनों ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विश्वास पात्र माने जाते थे। खुदा बख्श और गुलाम गौस झांसी की रानी की सेना में तोपची थे, यानी उसकी सेना में तोप चलाते थे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर यह पूरा विवाद कैसे और कहां से शुरू हुआ, अब आपको यह बताता हूं। दिल्ली सरकार ने साल 2016-17 में प्रोजेक्ट शुरू किया। दिल्ली के 30 हजारी से पंचकुइया रोड तक को सिग्नल फ्री रोड बनाने का प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट के रूट में रानी झांसी गोल चक्कर पड़ा। गोल चक्कर में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी हुई थी। प्रोजेक्ट के लिए मूर्ति को अलग शिफ्ट करना था। मूर्ति को शिफ्ट करने के लिए डीडीए ने जमीन अलॉट की।
मूर्ति लगाने के लिए शाही ईदगाह के पास जमीन दे दी गई। शाही ईदगाह पार्क में मूर्ति के लिए जगह मिली, लेकिन जब मूर्ति लगाने का काम शुरू हुआ तो इसका विरोध होने लगा कि शाही ईदगाह की जमीन पे नहीं लगेगा। मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि आपको तो खुद लगाना चाहिए था, आप क्या हंगामा कर रहे हो। लेकिन इस पूरे विवाद में राजनीति भी हो रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि क्योंकि मूर्ति दिल्ली के आरएसएस ऑफिस के पास लगी थी और आरएसएस को रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति मंजूर नहीं थी, इसलिए उसे वहां से हटा दिया गया। बीजेपी कह रही है कि प्रोजेक्ट से जुड़ा पीडब्ल्यूडी विभाग और एमसीडी तो आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत आता है। वो बीजेपी कह रही है कि साल 2016-17 में रोड को सिग्नल फ्री करने का प्रोजेक्ट तो आम आदमी पार्टी का था। सुनिए एक बार दोनों पार्टियों के नेता कैसे एक दूसरे को कोस रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी एक मूर्ति लगी हुई है आरएसएस के मुख्यालय के पास। आरएसएस को यह मंजूर नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति कैसे लगी है। बीजेपी वालों को मंजूर नहीं कि देश के लिए मरने मिटने वाली वीरांगना शहीद रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा कैसे लगी हुई है। तय हुआ कि देश बंधु गुप्ता मार्ग पर उस चौक पर जो रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा है उसको स्थानांतरित कर उसको और सुंदर ढंग से स्थापित किया जाए। ये प्रोजेक्ट 2018 में पास हुआ और केजरीवाल सरकार के लोक निर्माण विभाग ने इसको पास किया। अब क्योंकि संजय सिंह का एजेंडा अपनी राजनीति और एक पंथ विशेषज्ञ को खुश करने का एक प्रयास भर था। लेकिन इस राजनीति के बीच सोचिए, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगने से अगर सांप्रदायिक तनाव का डर होने लगे तो फिर इस देश में किसी की मूर्ति लगी नहीं सकती बॉस। फिर तो कल को महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे आजादी के नायकों को भी हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाएगा। कोई जमीन का बहाना बनाकर विरोध करेगा, कोई दूसरा बहाना बनाकर ले आएगा। और ये जो बेचारे आजादी की लड़ाई लड़े देश के वीर सपूत, इन लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि कल को ईदगाह की जमीन का एक छोटा सा हिस्सा नहीं मिल सकेगा हमारी मूर्ति के लिए। लेकिन देश में कहीं धर्म के नाम पर विवाद हो रहा है, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर विवाद चल रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट के मामले की बहुत चर्चा हो रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर बिहार के छात्र बंगाल जाएंगे तो क्या उन्हें पीट दिया जाएगा। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, तो सवाल उनसे ही बनते हैं। और इसी बात पर बीजेपी और उसके सहयोगियों ने ममता बनर्जी के साथ पूरे इंडी गठबंधन को लपेट लिया। बात इतनी बढ़ गई कि लालू यादव ने ममता बनर्जी को फोन घुमा दिया। लालू यादव ने ममता बनर्जी से क्या कहा और ममता बनर्जी ने क्या किया वो आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि किस तरह से बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट हुई जो वहां पर एग्जाम देने गए थे। देखिए। कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गए? कान पकड़, उठ उठ। बंगाली और बिहारी के बीच लकीर खींचते हुए शब्द शब्द को सुनिए और समझिए कि नफरत की पराकाष्ठा क्या होती है। जानिए गुंडागर्दी की परिभाषा क्या होती है। क्या होता है जब क्षेत्रवाद अति पर होता है, जब घृणा की तीव्रता बेहिसाब होती है। जब भाषावाद के आश्रय कोई व्यवस्था को मर्जी तले रौंद कर बेलगाम होता है, तब क्या होता है उसे फिर देखिए और समझिए जरा। कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर पर तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारे पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये दो लड़के लेटे हुए थे जिन्हें ये पीला कुर्ता वाला गुंडा धमका रहा है, पीट रहा है, बेइज्जत कर रहा है। वो नौकरी के लिए बिहार से एसएसबी की परीक्षा देने के लिए आया था। पश्चिम बंगाल एक लॉज में ठहरा हुआ था। वहीं पर कुछ गुंडों के साथ ये रजत भट्टाचार्य दाखिल हुआ और फिर दोनों लड़कों के साथ बदसलूकी करने लगा। चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, डॉक्यूमेंट निकालो। रुको इसको, निकालो डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल,
डॉक्यूमेंट निकाल, कहाँ गए पहले देखना है। डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? मारपीट और बदसलूकी का यह वीडियो आने के बाद ममता बनर्जी पर सवाल उठने लगे कि जो ममता बनर्जी बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के लिए बॉर्डर खोलने की मांग कर रही थी, उनके राज्य में बिहार से आए छात्रों को बंगाली अस्मिता और अधिकार के नाम पर पीटा जाएगा क्या? बीजेपी ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेर लिया। बीजेपी कैसे ममता बनर्जी पर हमलावर है, एक बार वो भी सुनिए। हाल में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं। भारतीय लोगों को मारेंगे और रोहिंग्याओं को नहीं। घुसपैठ आते हैं उनको तो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। घुसपैठिए को संरक्षित करना, वोट की राजनीति को तुष्टीकरण करना, ये कहीं न कहीं बंगाल सरकार बंगाल के माध्यम से देश में अराजकता का वातावरण बनाना चाहती। उधर बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई पर राजनीति तेज हो गई। इंडी गठबंधन में शामिल आरजेडी पर भी सवाल उठने लगे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने ममता बनर्जी को फोन घुमाया, आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा। तब जाकर ममता सरकार की नींद टूटी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बंगाल में बिहार के छात्रों से जब मारपीट का यह मामला सामने आया तो गंभीर प्रश्न खड़े हुए और तब जाकर एक बार फिर लालू यादव जागे कि भाई ये सवाल उठ रहा है तो ममता जी देखिए कुछ हुआ है, तब 2 लोग गिरफ्तार हुए। तो ये तो हाल है। पाठशाला में अब अगली क्लास। लेबनान में इजरायल के जासूसों का धमाका। भारत में भी घुसे बैठे हैं क्या जासूस? आपके हमारे बीच मौजूद पाकिस्तानी जासूसों को बेनकाब करने वाला चैप्टर। भारत के उस तूफानी जासूस की कहानी जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे और जो काम तोप गोले मिसाइल न कर पाए, वो एक महिला जासूस ने कैसे कर दिया था। अब इसका चैप्टर सुनिए। जब से लेबनान में इजरायल ने आतंकियों को बैठे बैठे तगड़ा झटका दिया है, उनका इलाज किया है, तब से इजरायल की खुफिया एजेंसियों की खूब चर्चा हो रही है। ये एजेंसियां तो वाकई गजब की हैं। बैठे बैठे आतंकियों के पेजर ब्लास्ट कर देती हैं, किसी का वॉकी टॉकी फोड़ देती हैं, रेडियो सिग्नल हैक हो जाता है। लेकिन इजरायल की खुफिया एजेंसियों के इन गजब कारनामों के साथ एक बात जो हर कोई भूल जाता है कि आज के दौर में भले ही टेक्नोलॉजी का बड़ा जोर हो, लेकिन जो फील्ड में जासूस बनकर घूमते हैं उनकी अहमियत कम नहीं हुई। आज भी जासूसी के जरिए या जासूसों के जरिए एक दूसरे के देश में सीक्रेट ऑपरेशन होते हैं। ये जासूस इतने शातिर होते हैं कि आपके हमारे बीच में कौन किसका जासूस बनकर बैठा है ये आपको भनक तक नहीं लगेगी। आज हम आपको इन्हीं जासूसों के बारे में बताने जा रहे हैं। खास तौर पर पाकिस्तान की तो हमेशा कोशिश होती है कि कैसे जासूसों के जरिए भारत की जानकारियां जुटाई जाए। इसलिए ऐसे तैसे लोगों को या कहिए ऐसे ऐसे लोगों को जासूस बनाकर यहां फिट कर दिया जाता है कि किसी को सालों तक भनक तक नहीं लगती। भारत में पाकिस्तान के कैसे कैसे जासूस पकड़े गए उसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसी साल फरवरी में राजस्थान के जैसलमेर में ऐसा पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया जो 10 साल से आर्मी कैंट एरिया में मजदूरी कर रहा था। 2016 में पठानकोट से एक ऐसा पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया जो इसी तरह से कैंट के इलाके में जासूसी या मजदूरी करता था। 2024 में यानी इसी साल राजस्थान के बीकानेर में एक ऐसा पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया जो आर्मी कैंट के बाहर वर्दी का स्टोर चलाता था। इसी साल मई में एक ऐसा आईएसआई एजेंट पकड़ा गया जो गोवा नेवल शिपयार्ड बेस में पार्ट टाइम नौकरी कर रहा था। पिछले साल यानी 2023 में गुजरात से एक जासूस पकड़ा गया था जिसने यहां की नागरिकता तक ले ली थी और यहां पर दुकान भी चला रहा था। ये जासूस किसी तरह से भारत आ जाते हैं और फिर यहां ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे जन्म से भारत में ही रह रहे हो। जैसे 2023 में गुजरात में जिस जासूस को पकड़ा गया था वो 1999 से भारत में रह रहा था और इतने साल में उसने यहां अपना बिजनेस भी जमा लिया और किसी को शक भी नहीं हुआ। इस साल फरवरी में जैसलमेर से जो जासूस पकड़ा गया वो अपने परिवार के साथ 2014 में टर्म वीजा पर भारत आया था और 10 साल से यहीं रह रहा था। कई बार ये जासूस अलग अलग तरीकों से भारत आ जाते हैं और कई बार भारत के लोगों को ही किसी तरह से फंसाकर उन्हें पाकिस्तान का जासूस बना दिया जाता है। यहां के लोगों को पाकिस्तान कैसे जाल में फंसाकर जासूस बना लेता है, उनसे अपने मतलब की जानकारियां निकलवाने लगता है, इसमें अक्सर हनी ट्रैप जैसे तरीकों का इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखिए कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी
आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले जिस विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति को इसी साल पकड़ा गया, उसके बारे में बताया गया था कि वो अनीता नाम की पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के जाल में फंस गया था। आए दिन इस तरह के जासूसों के पकड़े जाने की खबरें आती। जो जासूस पकड़े जाते हैं उनमें कई पाकिस्तान से भेजे गए होते हैं, कई अपने ही लोग होते हैं जो पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए काम करने लगते हैं। और जासूसी का जाल कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी आंकड़े से लगाइए कि 2013 से 2016 के बीच एजेंसीज ने 46 पाकिस्तानी एजेंट्स को अरेस्ट किया। भारत में हर साल औसतन पाकिस्तान के 10 से 12 जासूस पकड़े जाते हैं। लेकिन इन जासूसों को पकड़ना कोई आसान बात नहीं है। ये जासूस बहुत शातिर होते हैं और जासूसी का काम भी इन्हें इसीलिए दिया जाता है कि ये किसी की पकड़ में ना आए। इसके लिए इनकी पूरी ट्रेनिंग होती है। आपने कई फिल्मों या वेब सीरीज में भी देखा होगा कि ये जासूस किस तरह से काम करते हैं। किसी को भनक नहीं लगने देते कि बगल में खड़ा व्यक्ति कोई पुरुष है, महिला है, वो जासूस हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल कॉमन मैन की तरह खुद को सोसाइटी के अंदर ऐसे मिला लेते हैं जैसे कि वहीं के रहने वाले। कुछ जासूसों के बारे में तो हमने आपको बताया कि कोई मजदूर बनकर काम कर रहा था, कोई दुकान चला रहा था। ऐसे ही कई और जासूस हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे फरवरी 2016 को जिन 4 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, वो चारों पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। 28 दिसंबर 2015 को जिस जासूस को गिरफ्तार किया गया वो एयरफोर्स में एयरमैन के तौर पे काम कर रहा था। 27 दिसंबर 2015 को जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो पूर्व सैनिक था। 6 दिसंबर 2015 को जिसे पकड़ा गया वो भारतीय सेना में राइफल मैन के तौर पर काम कर रहा था। 4 दिसंबर 2015 को जिसे गिरफ्तार किया गया वो शख्स रिटायर्ड आर्मी हवलदार के तौर पर रह चुका था। 29 नवंबर 2015 को जिसे गिरफ्तार किया गया वो जम्मू के लाइब्रेरी असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। 2015 में एक और शख्स गिरफ्तार हुआ था, वो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल था। जासूसी की अपनी अलग दुनिया होती है। हर देश की अपनी खुफिया एजेंसी होती है जो जासूसी के लिए लोगों को ट्रेन करती है और फिर इन्हीं लोगों को दूसरे देशों में भेजकर जानकारियां निकलवाती है। इन जासूसों के जरिए सीक्रेट मिशन अंजाम दिए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान अपने जासूस भारत भेजता है, वैसे ही भारत के भी सीक्रेट ऑपरेशन पाकिस्तान में होते हैं। आपने अभी कुछ समय पहले अज्ञात हमलावरों के बारे में सुना होगा जो पाकिस्तान में आतंकियों को ठोक रहे थे। माना जा रहा है कि यह सीक्रेट ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है। हालांकि कोई भी देश आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसकी कूटनीतिक वजह होती है। लेकिन जासूसी आज की दुनिया का वो सच है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता और आज क्या बहुत पहले से चला आ रहा है। भारत में तो हमारे एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद एक जासूस रह चुके हैं और कुछ लोग तो अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। अजीत डोभाल के बारे में यह बात मशहूर है कि वो 7 साल तक पाकिस्तान में सीक्रेट एजेंट के तौर पर, जासूस के तौर पर रहे। खुद अजीत डोभाल ने एक बार इन 7 सालों की दिलचस्प कहानी बताई थी। अजीत डोभाल ने बताया था कि कैसे एक मौलाना जैसे दिखने वाले शख्स ने उन्हें पकड़ लिया था और कमरे में बंद कर दिया था। अजीत डोभाल ने बताया कि लाहौर में बड़ी भारी औलिया की एक मजार है जहां बहुत भीड़ लगती है। एक दिन जब वो वहां से गुजर रहे थे तब लंबी दाढ़ी वाले एक शख्स ने उन्हें बुलाया और पूछा कि तुम हिंदू हो। जब अजीत डोभाल ने मना किया तो वो उन्हें अपने साथ ले गया और एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद लंबी दाढ़ी वाले शख्स ने कहा कि तुम हिंदू ही हो क्योंकि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। अजीत डोभाल ने बात घुमाने के लिए कहा कि जहां मैं रहता था ना वहां कान छेदने की प्रथा थी, लेकिन अब मैं कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो गया। तब उस शख्स ने कहा कि कान की प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, पाकिस्तान में इस तरह से घूमना सही नहीं है। इसके बाद उस शख्स ने एक और खुलासा किया। उसने अजीत डोभाल को बताया कि वो भी हिंदू है और पाकिस्तान में भेष बदल कर रह रहा है। उसके पूरे परिवार को मार दिया गया है और वो किसी तरह यहां अपने दिन काट रहा है। जिसके बाद उस शख्स ने अजीत डोभाल को अलमारी खोलकर दिखाई जिसमें शिवजी और दुर्गा जी की तस्वीरें थी। अजीत डोभाल ने बताया कि वो उस शख्स की मदद करना चाहते थे लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। यानी जासूसों की दुनिया जो है ना वो बहुत अजीब है और बहुत खतरनाक भी है, बहुत खतरे होते हैं वहां। वैसे तो दुनिया में गजब गजब के जासूस हुए हैं, लेकिन एक महिला जासूस ऐसी थी जिसने पहले विश्व युद्ध के दौरान पूरे यूरोप में खलबली मचा दी थी और इस महिला जासूस के किस्से बड़े मशहूर हुए थे। इस जासूस का नाम था माता हरी, जिसने जासूसी की दुनिया में पुरुषों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था। माता हरी को दुनिया की सबसे खूबसूरत जासूस कहा जाता था। वो एक डांसर थी और तोप गोले न कर पाए ऐसे वो काम अकेले कर दिया करती थी। जासूस माता हरी ने खुद तो किसी की जान नहीं ली, लेकिन उसकी जासूसी से फ्रांस के करीब 50,000 सैनिक मारे गए। माता हरी नीदरलैंड में पैदा हुई, लेकिन वो पेरिस में पली बड़ी।
पहले विश्व युद्ध के दौरान माता हारी ने पैसे लेकर जर्मनी के लिए जासूसी करना शुरू किया। माता हारी फ्रांस की सेना के सिपाहियों को हनी ट्रैप करके उनसे युद्ध से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटा लेती थी और इन जानकारियों को जर्मनी तक पहुंचाती थी। बाद में माता हारी को पकड़ा गया और फ्रांस में मौत की सजा दी गई। माता हारी को पेरिस में खड़ा करके 12 अफसरों ने 12 गोलियां मारी थी। तो जासूसी का काम इतना आसान भी नहीं है। पकड़े गए तो भैया उसके बाद जो हाल होता है ना, बहुत बुरा होता है। और कई बार जो देश भेजता है जासूसी करने के लिए, वो आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता कि भाई मैंने भेजा था। माता हारी को एक तरह से जासूसी की दुनिया की क्वीन कहा जा सकता है, लेकिन जासूसी की दुनिया के कुछ किंग भी हैं और इसमें एक नाम भारतीय का भी है, जिसने हिटलर तक को झांसा दिया था। इस भारतीय का नाम था भगत राम तलवार। भगत राम तलवार को दूसरे विश्व युद्ध का सबसे शातिर जासूस कहा जाता था। अपनी शातिराना चाल से भगत राम तलवार ने हिटलर को भी गच्चा दिया था। भगत राम तलवार को जासूसी की दुनिया में सिल्वर के नाम से जाना जाता था। भगत राम तलवार 5 देशों के लिए जासूसी करता था और इसके 6 अलग अलग नाम थे। भगत राम तलवार के बारे में कहा जाता है कि इसे पीटर फ्लेमिंग ने जासूसी का काम दिया। पीटर फ्लेमिंग वो शख्स है जिसके भाई इयान फ्लेमिंग ने जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर की रचना की थी। जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जासूसों की कहानियों को देखकर बनाया गया था। भगत राम तलवार जासूसी में मशहूर तब हुए जब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भारत से काबुल और काबुल से जर्मनी पहुंचाने के मिशन को कामयाब बनाया। तब सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नजर में थे और वो अंग्रेजों की नजरों से बचकर भेष बदलकर अलग अलग देश जा रहे थे। इसी के बाद भगत राम दुनिया में मशहूर हो गए और दुनिया के सबसे महंगे जासूसों में से एक हो गए। भगत राम ने इटली, रूस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन सबके लिए जासूसी की थी, जबकि आपस में ये देश लड़ते थे। भगत राम ने हिटलर के जर्मनी से पैसे लिए, वहां पर घर मिला, लेकिन भगत राम ने जासूसी करते करते हिटलर का काम तमाम कर दिया, क्योंकि हिटलर से भगत राम के वैचारिक मतभेद थे और इसकी वजह से हिटलर को खत्म करने के लिए भगत राम ने अपनी बनी बनाई इमेज का इस्तेमाल किया। भगत राम की इमेज थी कि वो हमेशा सही जानकारी देता था, लेकिन हिटलर को उसने झूठी जानकारियां देना शुरू कर दिया, जिस पर हिटलर विश्वास करता रहा। इन जानकारियों से हिटलर की सेना को हर जगह पर नुकसान होने लगा और हिटलर के दुश्मनों को फायदा। और इसलिए कहा जाता है कि बड़ा योगदान हिटलर जब मारा गया तो उस वक्त भगत राम का भी था। अब आपको कहानी बताता हूं सबसे कम उम्र की महिला जासूस की, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल थी। इंडियन नेशनल आर्मी में सरस्वती राजमणि नाम की सिर्फ 16 साल की एक छोटी सी जासूस होती थी। 16 साल की। सुभाष चंद्र बोस INA के लिए पैसा इकट्ठा करने और स्वयं सेवकों की भर्ती करने के लिए रंगून पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी दिलाने और हथियार उठाने का आग्रह किया। वहीं पर सरस्वती राजमणि भी मौजूद थी। तब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर अपने गहने INA को दान कर दिए। इसके बाद वो सुभाष चंद्र बोस से मिली और 16 साल की उम्र में INA ज्वाइन कर लिया। इसके बाद उन्होंने लड़का बनकर सालों तक अंग्रेजों की जासूसी की। अंग्रेजों के किले में घुसकर उनकी सीक्रेट फाइल और खुफिया मीटिंग की जानकारी इकट्ठा करने लगी। एक बार उन्होंने अपने सहयोगियों को जेल से आजाद कराने के लिए डांसर बनकर जेल के अधिकारियों को नशीला पदार्थ पिला दिया और अपने साथियों को छुड़ा भी लिया। साथियों को जेल से छुड़ाकर भागते वक्त उनके पैर में अंग्रेजों की गोली लगी, लेकिन वो रुकी नहीं, भागती रही। अंग्रेजों के खूब कोशिश करने के बावजूद वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। और ये उनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जब 16 साल की थी और बाद में जब बुजुर्ग हुई। तो देश के लिए आप कह सकते हैं कई बार जासूस काम भी करते हैं, लेकिन पकड़े गए तो बड़ी दिक्कत होती है। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास, योगी अखिलेश के सियासी घमासान में लंगड़े भेड़िए की एंट्री क्यों हो गई है? ड्रोन कैमरा और शूटर देखते रह गए, भेड़िया 2 बच्चों पर अटैक करके चला भी गया। अब इसका चलता। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच एनकाउंटर को लेकर जो जुबानी जंग चल रही है, उस जुबानी जंग में अखिलेश यादव बैकफुट पर तो आ गए, क्योंकि जाति के नाम पर वो एनकाउंटर वाली जो पॉलिटिक्स कर रहे थे उसे योगी ने एक झटके में ध्वस्त कर दिया। और तब ध्वस्त किया जब सुल्तानपुर डकैती कांड में एक यादव के बाद एक ठाकुर का भी एनकाउंटर हुआ। अब इस राजनीति में अखिलेश यादव को मुंह की खानी पड़ी तो अखिलेश यादव अचानक भेड़िए की बात लेकर आ गए, जिसकी हफ्ते 2 हफ्ते से कोई चर्चा भी नहीं हो रही, क्योंकि बहराइच में भेड़ियों की दहशत भले ही अब भी हो, लेकिन हमले उस तरह से नहीं हो रहे हैं जिस तरह से पहले भेड़ियों का खौफ था।
लेकिन कभी कभी हमला हो भी जा रहा था। अभी सिर्फ एक भेड़िया ही गिरफ्त से बाहर है, क्योंकि 5 भेड़िए तो पहले ही पकड़े जा चुके थे। अब ये छठा भेड़िया तो पकड़ में आ नहीं रहा, लेकिन सियासत में उसकी एंट्री फिर से होगी। जो अखिलेश यादव कभी एनकाउंटर, कभी माफिया, मठाधीश के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को घेर रहे थे, वो अब भेड़िए की बात करने लगे। अखिलेश यादव ने भेड़िए पर क्या कहा उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए अखिलेश यादव किस बहाने से भेड़िए को मुद्दा बना रहे हैं। दरअसल बहराइच में कल छठा आदमखोर भेड़िया, उसकी तस्वीर एक बार फिर ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुई। भेड़िया खेतों में चहलकदमी करता हुआ नजर आया। जैसे ही भेड़िए के इलाके में होने की जानकारी मिली, ऑपरेशन भेड़िया की टीम एक्टिव हो गई। पिंजड़े और जाल को लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन भेड़िया फिर चकमा देकर निकल गया। आदमखोर भेड़िया कितना शातिर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस दिन ऑपरेशन भेड़िया की टीम ड्रोन कैमरों में छठे आदमखोर भेड़िए की चहलकदमी रिकॉर्ड कर रही थी, उसी रात को भेड़िए के हमले में 2 बच्चों के घायल होने का दावा किया गया। गांव वालों का दावा है कि एक ही रात में आदमखोर भेड़िए ने 2 जगहों पर हमला किया। दोनों घटनाएं बहराइच की महसी तहसील में अलग अलग जगहों पर सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर हुई। एक गांव में आदमखोर भेड़िए ने मां की गोद से 6 महीने के बच्चे को झपट कर ले जाने की कोशिश की। हालांकि मां की चीख पुकार सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए, जिसके बाद भेड़िया बच्चा छोड़कर भाग गया। गांव वालों के मुताबिक इसके बाद भेड़िए ने अपनी बहन के साथ सो रही बच्ची पर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों बच्चियां घायल हो गईं। दोनों हमलों में घायल बच्चों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी नाजुक हालत देखते हुए उन्हें बहराइच मेडिकल रेफर कर दिया गया। गांव वाले दावा कर रहे हैं कि आदमखोर भेड़िए के हमले में बच्चे घायल हुए, लेकिन ऑपरेशन भेड़िया की टीम ने गांव वालों के दावों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि एक गांव में हुए हमले की जांच के बाद वहां कुत्ते के पंजे के निशान मिले। सुनिए एक बार। वहां पर हम गए तो हमने गांव वाले बल्कि उनके पिता से भी, बच्चे के पिताजी से पूछा कि आपने क्या देखा था, तो उन्होंने मौके पर हमको बताया कि जानवर हमने नहीं देखा। जो आसपास गांव वालों से पूछा, उन्होंने बताया कि हमने जानवर नहीं देखा। तो हमने वहां आसपास हमने सर्च किया। जिस चारपाई पर बच्ची लेटी थी उसके नीचे हमको जो पाँव के पंजे के जो निशान मिले हैं, वो निशान तो कुत्ते के हैं। ऑपरेशन भेड़िया में जुटी टीम का कहना है कि पिछले 24-25 दिनों से आदमखोर भेड़िए ने इलाके में कोई हमला नहीं किया है, और जो हमले हुए भी हैं वो या तो कुत्ते के हैं या दूसरे जानवरों के। लेकिन यह दलील समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को रास नहीं है। इसके बहाने अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, प्रशासन द्वारा भेड़िए की समस्या को नकारना भी एक समस्या है। अब तक तो कहानी में सुनते आए थे कि भेड़िया आया का झूठ फैलाया जाता है। अब सच में भेड़िया आ रहा है तो प्रशासन उल्टी कहानी सुना रहा है कि यह झूठ है, और कह रहा है कि भेड़िया नहीं आया। जो हर समस्या से करे इनकार, वो है नाकाम भाजपा सरकार। यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव ऑपरेशन भेड़िया पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि 18 दिन पहले 5वां भेड़िया पकड़ा गया था। तब से छठे भेड़िए की तलाश में 500 लोगों की टीम जुटी हुई। हाईटेक ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। ऑपरेशन भेड़िया की टीम 25 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। लेकिन बावजूद इसके बहराइच के 50 से ज्यादा गांव की 80,000 से ज्यादा आबादी के लिए दहशत का पर्याय बन चुका आदमखोर भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है। कभी दलील दी जा रही है कि भेड़िया बार बार लोकेशन बदल रहा है, तो बदलेगा ही, वो बैठा थोड़ी रहेगा कि आप आके पकड़िए। कहा जा रहा है कि इसी वजह से उसको पकड़ने में दिक्कत आ रही। इस बार भी जब भेड़िया ड्रोन कैमरे में नजर आया तो खराब मौसम की वजह से उसे नहीं पकड़ा गया, यह वजह बता दी गई। आप भी ऑपरेशन भेड़िया की टीम को लीड कर रहे, एक बार अधिकारी को सुनिए। पानी की वजह से वहाँ पर हमने पिंजड़े लगाए थे, पिंजड़े में तो आया नहीं, लेकिन और सुबह हमारा जो जाल का जो प्रोग्राम होता है ऑपरेशन, वो नहीं हो पाया क्योंकि आधी पानी की वजह से। ड्रोन भी नहीं चल पाया आधी पानी की वजह से। तो जैसे मौसम ठीक होता है, हमारे अनुकूल होता है, हम उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत इसलिए है क्योंकि भेड़िए अब तक कई बच्चों का शिकार कर चुके हैं, जबकि भेड़ियों के हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हैं।
17 जुलाई को आदमखोर भेड़िए ने पहला हमला किया था बहराइच के सिकंदरपुर गांव में और 1 महीने के बच्चे को मार डाला था। इसके 10 दिन बाद 27 जुलाई को दूसरा हमला किया। नकवा गांव में अपनी मां के साथ घर के बाहर सो रही बच्ची को उठा लिया। 4 अगस्त को सिसई गांव में घर में घुसकर भेड़िए ने 7 साल के बच्चे को उठा लिया। बाद में बच्चे का शव पास के खेत में मिला। 17 अगस्त को घर के बाहर सो रही 4 साल की बच्ची को आदमखोर भेड़िया उठाकर ले गया। 24 अगस्त को मजहर गांव में भेड़ियों ने हमला किया। 8 साल की बच्ची को शिकार बनाया। 26 अगस्त को भेड़िए ने 62 साल की महिला पर हमला किया। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इसके बाद 27 अगस्त को रायपुर गांव में घर के बाहर सो रहे 5 साल के बच्चे को उठाकर ले गया भेड़िया। 2 सितंबर की रात एक बच्ची और बुजुर्ग महिला पर भेड़ियों ने हमला किया, जिसमें 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। 4 सितंबर को भेड़िए एक घर से 7 साल के बच्चे को उठा ले गए। बच्चे का शव अगले दिन खेतों में मिला। हालांकि इसके बाद 5 भेड़िए पकड़े गए और हमले कम हुए, लेकिन भेड़ियों का आतंक अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि झुंड का आखिरी और सबसे खूंखार माना जा रहा भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है। आदमखोर भेड़िया तो आने वाले दिनों में पकड़ लिया जाएगा और इसके आतंक का खात्मा भी हो जाएगा, लेकिन कभी भेड़ियों के बहाने, कभी एसटीएफ पर तंज करके और कभी पूरी योगी सरकार पर तंज करके और कभी अपराधियों के एनकाउंटर में जाति गिनाकर अखिलेश यादव अपनी पीडीए की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए सनातन पर जिस तरह खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, वो दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि पहले अखिलेश यादव ने कह दिया था कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं है। फिर अखिलेश यादव ने कहा जो क्रोध करता है वो योगी नहीं हो सकता। यही नहीं, बात बढ़ी तो अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। और जब अब अखिलेश की पार्टी के सांसद और माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। अफजाल अंसारी ने कह दिया कि गांजे को वैध कर देना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजे का सेवन करते हैं। यही नहीं, अफजाल अंसारी ने गांजे के बहाने यूपी में होने वाले कुंभ मेले को भी टारगेट किया। सुनिए अफजाल अंसारी को। गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? ये देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारा संग हम दिखा दे। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो अखिलेश यादव भेड़ियों पर राजनीति कर रहे हैं, अफजाल अंसारी के इस बयान पर चुप हैं। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अफजाल अंसारी ने जो कहा वो कहीं समाजवादी पार्टी की लाइन तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले खुद अखिलेश यादव भी कई बार इसी तरह की बातों से राजनीति करते रहे। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया था, सुनिए एक बार। अरे क्या नारा निकाल के लाए हो, लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। ये कौन चिलम पी रहा है? हमारे पड़ोसी के धुआं निकलता है, कहीं वही तो नहीं है? ये नारा तो बड़ा अच्छा निकाला है। मैं पढ़ रहा हूं यहां से, लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। अब सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी ने अचानक यूपी की सियासत में गांजे और चिलम का जिक्र किया क्यों? इसे साधु परंपरा और धार्मिक आयोजनों से जोड़ा क्यों गया? भले ही समाजवादी पार्टी को लग रहा हो कि ऐसा करके उसकी पीडीए वाली राजनीति चमक जाएगी, लेकिन संत समाज ने इसे सीधे सीधे सनातन पर हमला बता दिया और अफजाल अंसारी के बयान को समाजवादी पार्टी की सनातन के खिलाफ सोच करार दिया। साधु संतों का कहना है कि पहले मठाधीश को माफिया बताने वाले अब साधुओं को गांजा पीने वाला बता रहे हैं। वाराणसी के संतों को सुनिए एक बार। जैसे समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है कई दिनों से कि मठ मठाधीश मंदिर, उसी तरह उनके पार्टी के जो सांसद हैं इनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, ये किसी सदमे से अभी उभर नहीं पाए हैं, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये निंदनीय बयान, इनको शर्म आनी चाहिए। आपने एक तरीके से पूरे हिंदू समाज और साधु संतों के ऊपर आरोप लगा दिया।
ऐसे लोगों को जवाब देने का वक्त आ गया है। निश्चित रूप से आ गया है और हम सबको एकजुट होकर पुरजोर तरीके से इसका जवाब देना चाहिए। सवाल इस बात का है कि ये जो सिलसिला है कैसे थमेगा? पहले तो हमें जागना होगा। जैसे अभी महाराज जी ने कहा है ना, ये बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। और जब तक हम हिंदू नहीं होंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। पहले हमें हिंदू होना होगा, अपने दिल दिमाग में ये बैठाना होगा कि हम किसी बिरादरी के नहीं हैं, हम हिंदू हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास ने भी गांजे पर अफजाल अंसारी के बयान को समाजवादी पार्टी की मानसिकता बता दिया। महंत राजू दास को भी सुनिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उस पार्टी के नेता की भी मानसिकता वही है। माननीय अखिलेश उद्दीन साहब ने भी कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता, तो उन्हीं के पार्टी के सांसद है तो संतों का तो अपमान करेंगे ही। हम साधु हैं, कोई दिक्कत थोड़े नहीं, कुछ भी बोल के जाओ। यही हम उठा लेते, सरसा बजा देते तो अभी ये नहीं बोल सकते थे। तो यानी उत्तर प्रदेश में सियासत जो है वो अब अलग लेवल पे जा रही है। भेड़िया वगैरह वगैरह सब जो मिल रहा है उसमें जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो घुसा दी जा रही है।